विद्यार्थी मित्रों, मेरे मराठी हिंदी की दुनिया इस चैनल पर आपका मनपूर्वक स्वागत स्वागत स्वागत। मैं हूँ मीना मिस। पिछले वीडियो में हमने हिंदी लोकवाणी 10वीं कक्षा इस पाठ्य पुस्तक में से ऐसा भी होता है ये कविता हमने उसका जो पहला पद्यांश है वो पद्यांश हमने पढ़ा हुआ है। आज के वीडियो में हम ऐसा भी होता है इस कविता का जो दूसरा पद्यांश है उस पद्यांश को हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा कि किस तरह से ऐसा भी होता है, इसमें पहले पद्यांश में हमने देखा कि किस तरह से मेघ जो है गरजते हैं और कच्ची दीवार जो है वो कच्ची दीवार, मिट्टी की कच्ची दीवार कैसे हिलने लगती है उसके बारे में हम लोगों ने पहले पद्यांश में पढ़ा है। किरण कैसे धरती पर आते आते कैसे थक जाती है और पसर जाती है उसके बारे में भी हमने देखा पहले पद्यांश में। और जो गरीब लोग होते हैं उनके सपने कैसे सच नहीं होते हैं, सपने ही कैसे रह जाते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में हमने ये देखा है। तो आज हम जो है उसी का हम जो दूसरा पैसेज है, दूसरा पद्यांश जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे आप अधोरेखित कर लीजिए, दूसरा जो परिच्छेद है वो अधोरेखित कर लीजिए। कटते तरु वहाँ से लेकर ठगा सा तरु, कटते तरु वहाँ से लेकर ठगा सा तरु, यहाँ तक आप उसको अधोरेखित करके लीजिए। तो देखते हैं बच्चों, ऐसा भी होता है अभिषेक जैन द्वारा लिखित इस दूसरे पद्यांश में कवि जो है अभिषेक जैन जी क्या कहना चाहते हैं। तो पहला है, कटते तरु उजड़ा आशियाना रोए पखेरू, कटते तरु उजड़ा आशियाना रोए पखेरू। अब ये तीन जो पंक्तियां हैं उस तीन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि वृक्षों की अंधाधुंध कटाई हो रही है और वृक्षों की कटाई होने के कारण जंगलों के जंगल नष्ट होते जा रहे हैं, बर्बाद होते जा रहे हैं। वृक्षों की कटाई के कारण सारे जंगल कटे जा रहे हैं, सारे जंगल साफ हो रहे हैं। इससे जंगलों की कटाई होने की वजह से प्राणियों के लिए पेड़ों की छांव, पेड़ों की छाया मिलना दूर हो गया है। पेड़ कट जाने से पेड़ों पर बने पक्षियों के घोंसले उजड़ गए हैं। पेड़ कटने की वजह से प्राणियों को जो छांव मिलती थी पेड़ों की वजह से वो नहीं मिल पा रही है और पेड़ कट जाने से पेड़ों पर बने जो पक्षियों के घोंसले थे वो घोंसले भी उजड़ गए हैं। बेचारे पक्षी अपना घर बार उजड़ जाने से मारे मारे फिरते जा रहे हैं। उनके आशियाना यानी घर, उनका जो आशियाना है पंछियों का वो उजड़ गया है। तरु यानी पेड़, आशियाना यानी घोंसला, पखेरु यानी पंछी। तो वृक्षों की कटने की वजह से जो है सारे जंगल के जंगल साफ हो गए हैं। प्राणियों को पेड़ ना होने से छांव नहीं मिल पा रही और पंछियों ने जो पेड़ पर उनके आशियाना बनाए थे, उनके घोंसले बनाए थे, वो भी पेड़ कटने की वजह से उनके आशियाने, उनके घर टूट गए और बेचारे ये पक्षी मारे
यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। आगे, बच्चे पतंग माँ बाप थामे डोर छूते गगन। बच्चे पतंग माँ बाप थामे डोर छूते गगन। अभी इसमें क्या कहते हैं अभिषेक जैन जी? बच्चे बच्चे जो होते हैं वो पतंग के जैसे होते हैं, जिनकी डोर उनके माँ बाप के हाथ में होती है। ये बच्चे आकाश की ऊंचाइयों को छूते हैं। ये बच्चे आकाश की ऊंचाई को छूते हैं, मतलब बच्चों को पतंग के जैसे माना गया है। बच्चों को पतंग के जैसे माना गया है और पतंग की डोर यानी वो माँ बाप को माना, डोर यानी डोर माँ बाप को माना गया, यानी बच्चे पतंग के जैसे होते हैं, पतंग के भांति होते हैं, जिनकी डोर माँ बाप के हाथ में होती है। और ये बच्चे आसमान की ऊंचाई को छूने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। गगन यानी आसमान, तो बच्चे पतंग की भांति होते हैं और जिनकी डोर माँ बाप के हाथ में होती है, और ये बच्चे आसमान की ऊंचाइयों को छूने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। आगे, तन माटी का फिर कैसा गुमान कद काठी का। तन माटी का फिर कैसा गुमान कद काठी का, यानी यहाँ पर कवि जो है कहना चाहते हैं, तन यानी शरीर, तन का मतलब शरीर, तन यानी शरीर, माटी यानी मिट्टी, गुमान यानी घमंड, और कदकाठी यानी शरीर का गठन, शरीर का गठन। तो देखो इन 3 पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं? मनुष्य के पास जो कुछ होता है तो उससे मनुष्य को गर्व होता है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ये है। तो मनुष्य को अपने पास जो चीज़ें होती है उससे मनुष्य को गर्व होता है। उसे लगता है कि जो भी हुआ सब उसके कारण ही हुआ, सब उसके कारण ही हुआ। पर अपने आप पर घमंड करने वाला व्यक्ति ये भूल जाता है कि जिस शरीर के शक्ति पर, जिस शरीर के बल पर वह इतना घमंड कर रहा है या इतना घमंड करता है, उसका यह शरीर मिट्टी का बना हुआ है और एक ना एक दिन वो मिट्टी में ही जाने वाला है। वो सोचता नहीं है ऐसे। फिर मनुष्य अपने आप पर इतना गर्व क्यों कर रहा है? ये शरीर तो मिट्टी का है और एक दिन ये शरीर, मिट्टी का बना हुआ शरीर, मिट्टी में ही मिल जाने वाला है। तो ये मनुष्य अपने शरीर पर इतना घमंड क्यों करता है? उसे लगता है कि मेरे पास आज ये है, वो है, सब कुछ है और ये सब कुछ मेरे कारण ही हुआ। वो अपने आप पर घमंड करने लगता है, मेरे पास आज ये है, वो है, घमंड करने लगता है। लेकिन उसे ये मालूम नहीं होता है, वो ये भूल जाता है कि जिस शरीर पर आज मैं घमंड कर रहा हूँ वो शरीर मिट्टी का बना हुआ है और एक दिन वो मिट्टी में मिल जाने वाला है। तो अपने आप पर ये मनुष्य इतना गर्व क्यों करता है? ऐसा ये 3 पंक्तियों में बताया हुआ है। उड़ा पखेरु देखता रह गया ठगा सा तरु। उड़ा पखेरु देखता रह गया ठगा सा तरु, यानी पखेरु यानी पंछी, जैसे हमने दूसरे पद्यांश में देखा हुआ है। पखेरु मतलब पंछी, पखेरु का मतलब पंछी। उड़ा पखेरु देखता रह गया ठगा सा तरु। अभी इसमें क्या बताया देखिए, पेड़ की शोभा जो होती है, पेड़ की खूबसूरती, पेड़ की सुंदरता जो होती है, वो पेड़ की सुंदरता पक्षियों से होती है और पक्षी के उड़ जाने पर पेड़ खाली खाली और लूटा हुआ सा रह जाता है। पेड़ पर अगर पंछी बैठे तो वो झाड़ भरा भरा सा लगने लगता है और अगर पेड़ पर से वो पंछी उड़ गए तो वो पेड़ खाली खाली लगने लगता है। वैसे ही वही रिश्ता प्राण और तन का है, वही रिश्ता, वही नाता अपने प्राण और शरीर का होता है। तन की शोभा, अपने शरीर की खूबसूरती
तब तक है जब तक तन में प्राण है। यानी हमारे शरीर में जब तक प्राण है, हमारे शरीर में जब तक जान है, तब तक अपने शरीर की शोभा होती है। जब अपने शरीर में से प्राण निकल जाते हैं तब वो शरीर निर्जीव हो जाता है, उसमें जान नहीं होती है। यानी जिस तरह से पेड़ और पक्षी का उदाहरण उन्होंने दिया हुआ है कि पेड़ पेड़ पर पक्षी अगर बैठे तो वो पेड़ शोभा देता है, लेकिन वो पक्षी उड़ गए तो वो पेड़ खाली खाली लगने लगता है। वैसे ही रिश्ता अपनी जान और शरीर का होता है, अपने प्राण और शरीर का होता है। जैसे अपने शरीर की शोभा प्राण होते, और अगर हमारे शरीर में अगर ये प्राण नहीं रहेंगे तो हमारा शरीर निर्जीव हो जाता है, किसी भी काम का नहीं होता है। तो ये दूसरे पद्यांश में कवि ने यही सारी बातें बताने की कोशिश की हुई है। तो बच्चों, आपको मेरा ये स्पष्टीकरण अच्छा ही लगा होगा, और बहुत सारे प्रश्न जो है इस दूसरे परिच्छेद पर, पद्यांश पर आ सकते हैं। जैसे घोंसला घोंसला उजड़ने पर रोने वाला कौन है? तो पखेरु है। और पतंग की तरह गगन छूने वाले कौन है? पक्षी है। और शरीर को क्या कहा गया है? मिट्टी के समान कहा गया है। तो बच्चों, आपको ये सारा जो स्पष्टीकरण है और ये सवाल कौन कौन से आ सकते हैं आपको समझा ही होगा, अब बहुत अच्छे से समझा होगा। तो बच्चों, अभी हम देखिए, अगर आपको मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मेरा स्पष्टीकरण अच्छा लगा होगा, तो हिंदी मराठी की दुनिया इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट लिखो, लाइक करो, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो, और स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, तंदुरुस्त रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।